नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे नवंबर 24 ट्यूसडे इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। पेज नंबर 1 पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का कुछ भी नहीं है। उसके कारण कुछ इस तरह से पिछले 2 दिनों से चल रहा था कि केरला सरकार ने केरला पुलिस एक्ट में सुधार किए थे कि सोशल मीडिया में कोई ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट डालेगा तो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही थी, लेकिन उसका भारी विरोध होने के कारण अब केरला सरकार ने बोला उसको लागू नहीं करेंगे, तो ये मुद्दा ख़त्म होता है। हमने मेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत खींच के एक लाइन में याद रखना है कि जब भी सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात होती है और सरकार कोई नया कानून लेना चाहती है तो उसका विरोध होता है, इसलिए लागू नहीं हो पाता। पेज 1 पर बाकी सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री में वैक्सीन ट्रायल्स मैंने आपको बताया, बॉल बाय बॉल कमेंट्री काम की नहीं। फिर पिछले 2 दिन से एक और मुद्दा चल रहा था कि बड़े एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को बैंक का लाइसेंस देना चाहिए, उसके फ़ायदे नुकसान। उस बात में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन वो भी जुड़ जाते हैं। उनका ये मानना है कि बड़े एनबीएफसीज़ को आप बैंक का लाइसेंस देंगे तो वो फाइनेंशियल स्कैम ही करने वाले हैं। हालांकि ये अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो कल भी आ ही गया था, तो ये भी काम का नहीं। तो पेज 1 यहाँ पर ख़त्म होता है। बाकी सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री में वही जम्मू कश्मीर में रोहिणी स्कैम और सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के बारे में केस चल रहे हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 2 पर उसी के अनुसंधान में नॉट सो इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 यहाँ पर स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, तो वो कुछ खास काम की दिखी नहीं। फिर हम आए पेज नंबर 6 जहाँ पर हैं कॉलम्स। पेज नंबर 6 के कॉलम में भी आज कुछ काम का नहीं। वही कोरोना वैक्सीन ट्रायल की बात चल रही है। फिर ये बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ कॉलम्स चल रहे हैं। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अफ़गानिस्तान की विज़िट में गए। अब भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, इनके रिश्तों के बारे में 5-5 अच्छे मुद्दे आपको याद हो तो काम ख़त्म हुआ। अब बॉल बाय बॉल में वो इमरान खान अफ़गानिस्तान पे गया और वहाँ पर क्या बात हुई। भाई, हमको इधर इंडियन फॉरेन सर्विस का एक्सपर्ट अभी से नहीं बनना है, वो तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इतनी सब पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं जो आप रियल एग्ज़ाम में लिख नहीं सको। फिर एक कॉलम है कि कैसे तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने वहाँ के आलाबे शेफर्ड डॉग प्रजाति के एक कुत्ते का गोल्डन स्टैचू बना के रखा है, और क्रिटिक्स बोल रखे हैं कि वो जनता का ध्यान हटाने के लिए ऐसे तमाशे हो रहे हैं। अब इसको देख के हम एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी में कि आलाबे शेफर्ड डॉग्स आर फाउंड इन तुर्कमेनिस्तान, इतनी वो कॉस्ट बेनिफिट कुछ है नहीं, छोड़ो इसको। तो यानी पेज 6 पर आज कोई भी कॉलम काम की नहीं। फिर हम चले पेज 7 पर। पेज 7 पर सी राजा मोहन, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कॉलम्स लिखते हैं, बीच में उनको श्रीलंका के प्रति इतना ब्रोमांस हो गया था कि उनके गोटाबाया ने आज नाश्ता किया कि नहीं, पबजी खेला कि नहीं, टिकटॉक देखा कि नहीं, डेली कमेंट्री बस श्रीलंका 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 चलता था। बीच में तो मैंने भी इनको पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन आज इनका मतलब आज सूरज किसी और दिशा से निकला है तो इन्होंने मुद्दा बदला है। आज इन्होंने लिखा है भारत और गल्फ़ कंट्रीज़ के रिलेशन के बारे में, और काफ़ी अच्छी कॉलम लिखी कि कैसे अभी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बहरीन और यूएई की यात्रा पर हैं, और भारत के गल्फ़ नेशंस के साथ जो रिश्ते हैं उसमें हमारी क्या खामियां हैं। पहली खामी ये कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि ये सब मुस्लिम देश है और पाकिस्तान मुस्लिम देश है, तो बस उसी गिनती में कि ये कश्मीर के मुद्दे में उनके साथ ना हो जाए, वहाँ तक ही हमारी सोच सीमित रही है। जबकि गल्फ़ नेशंस के अंदर उनके पास ऑयल एक्सपोर्ट के चलते इतना सारा पैसा है और उस पैसे को वो इधर उधर निवेश करते रहते हैं, जिसके लिए शब्द प्रयोग होता है गल्फ़ कैपिटलिज्म। और गल्फ़ का उनकी अरबी भाषा में शब्द है खलीजी। तो खलीजी कैपिटलिज्म मतलब ये गल्फ़ नेशन के पास जितना पैसा है उसको वो कैसे निवेश करते हैं और कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे एंगल्स। तो उन्होंने बताया कि कैसे ये खलीजी कैपिटलिज्म से भारत को फ़ायदा हो सकता है। नंबर 1, ये गल्फ़ कंट्रीज़ के अलग अलग सॉवरेन वेल्थ फंड, मतलब मान लीजिए कतर, तो कतर देश के अंदर उनकी जितनी बैंक्स होगी, सरकारी बैंक, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जितने सरप्लस फंड होंगे, वो सारे पैसा वो ऐसे सॉवरेन वेल्थ फंड में डालते हैं, और वो पैसा फिर अलग अलग देशों की कंपनियों में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, लोन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो ऐसा सारा पैसा हम भारत में अट्रैक्ट कर सकते हैं अब अगर हम इनके साथ और बेहतर रिश्ते बनाएं। फिर ये यूनाइटेड अरब अमीरात,
पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस कट्टरवाद दिखता था कि ये शरिया कानून के हिसाब से ये अलाउड है, नहीं अलाउड है, लेकिन धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वो भी अपने ये सब रवैये से रिफॉर्म ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बिना शादी के भी अनमेरिड कपल साथ में रह सकते हैं, महिलाओं के खिलाफ जो ऑनर क्राइम्स और उसके सब क्रिमिनलाइजेशन वगैरह के जो मुद्दे थे, लॉन्ग टर्म वीज़ा नहीं मिलते थे, वो सब उन्होंने उसको रिफॉर्म किया है। इसलिए भारत ने अब इन सभी देशों को वो धार्मिक एंगल से जो देखने की बात थी उसे ऊपर आने की ज़रूरत है। तो हमें बहुत सारा वहाँ से कैपिटल मिल सकता है, हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड वी कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस। इसके अलावा डीजीबोटी कोड ऑफ कंडक्ट ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो समंदर में पायरेसी होती है, पर्टिकुलरली गल्फ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका, उसको रोकने के लिए तो भारत के लिए भी ये ज़रूरी है हम वहाँ पर अपना ये सारी नेवी को भेजें, पायरेसी को रोके, उसमें हमारा भी फ़ायदा है और हमारा ग्लोबल पावर के रूप में वर्चस्व भी बढ़ेगा। सो दैट वाज राजा मोहन कॉलम, अच्छी है, आज इसे पढ़िए। उसके बाद पेज 7 कॉलम में एक मुद्दा चल रहा है, जुडिशल बारबेरिज्म। ये कुछ ऐसा ही है कि टिकटॉक पर एक आदमी वीडियो बनाए और फिर यूट्यूबर्स उस वीडियो के रिएक्शन वीडियो बनाकर पेज व्यूज़ हासिल करें। ऐसा ही ये इंडियन एक्सप्रेस वालों ने एक तमाशा शुरू किया है कि जहाँ पर उनके एक कॉलमनिस्ट प्रताप भानु मेहता, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जुडिशल बारबेरिज्म, वो जो ये प्रशांत भूषण और कुणाल कामरा टाइप की चीज़ें, और फिर दूसरे सब कॉलमनिस्ट उसके अग्रीमेंट में या विरोध में अपनी बातें रख रहे हैं और ये तमाशा काफ़ी दिनों से चल रहा है। आज एक नए कॉलमनिस्ट बीरेंद्र सराफ, उन्होंने भी अपना रुख रखा। हालांकि उन्होंने कुछ अच्छे मुद्दे लिखे हैं जो हमें याद रखने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रिशिएट करते हुए और डिफेंड करते हुए लिखा कि कितने सारे अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए, जैसे कि जो LGBTQ समलैंगिक समुदाय, उसके राइट्स की रक्षा करी है, महिलाओं को आर्मी में परमानेंट कमीशन मिले उसके राइट्स की रक्षा करी है, फिर राइट टू प्राइवेसी, निजता का सब कानून और अधिकार की बातें, RTI एक्ट उसको डाइल्यूट होने से रोका, और अयोध्या जजमेंट ऐसा दिया कि सभी लोग उसमें खुश रह सके। तो ये सब देखते हुए साथ ही साथ अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट एक साल में हार्डली 76 केसेस की सुनवाई करती है, इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट हार्डली 92 केसेस की सुनवाई करती है, उसके सामने तो भारत में बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई करती है। तो ये सब कहना और मानना गलत कि सिलेक्टिवली बस अर्नब गोस्वामी वगैरह की मदद हो रही है, बहुत सारे और भी काम होते हैं लेकिन मीडिया में हाईलाइट नहीं होते तो हमें दिखते नहीं। हाँ, तो ये कुछ अच्छे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में हमने जब भी कुछ लिखना हो मेंस में, निबंध में काम में आए। पेज 7 पर तीसरा कॉलम है हरिनी नागेंद्र ग्रीन डील, वो सब मतलब अमेरिका में ये जो बिडेन आएगा फिर वो क्या क्लाइमेट पर रुख रहेगा, लेकिन कुछ इतना मज़ेदार नहीं है। पेज 8 पर राशि भविष्य जो हमने देखना नहीं है। पेज 9 पर स्टेट स्पेसिफिक खबरों में एक दुखद समाचार, आसाम के 3 बार के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई का कोरोना में देहांत हुआ। बाकी सारे वही कांग्रेस बीजेपी तू में चालू है। पेज 10 पर आप जाएं, वहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, लेकिन कुछ खास दिखा नहीं। वही भारती सिंह जो गांजे के साथ पकड़ी गई थी उसको अब जमानत मिल गई। अब इसको देख के भी कुछ लोग 1 घंटे की समरी वीडियो बनाए, उसका मुझे कुछ उपयोग दिखता नहीं। हालांकि ये बात सही है, मेंस पेपर 4 में कुछ पूछा जाए कि ये जो ड्रग्स का दूषण है उसको नौजवानों में फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं, तो उसके मुद्दे तो भाई इसके पहले से ही आपको पता होना चाहिए। जो 2-3 साल पहले से तैयारी कर रहे तो उस वक्त भी वो उड़ता पंजाब मूवी आई थी, तब भी तो ये सब मुद्दे तैयार करने ही थे कि कैसे हमने एक तरफ स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, भारत में ड्रग्स की एंट्री कम हो, और साथ ही साथ उसका इन्फ्लुएंस ये जो मीडिया वगैरह में और पर्टिकुलरली नेटफ्लिक्स टाइप के शोज़ में उसको हाईलाइट किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको रोका जाए, और जो ड्रग्स ले रहे हैं उनको रिफॉर्म किया जाए वगैरह वगैरह मुद्दे आपने 5 पहले से तैयार करके रखो, कहीं भी पूछे आप लिख सको, चाहे पेपर 4 हो या निबंध हो या अपना पेपर 3 के बॉटम पार्ट में जो बॉर्डर इश्यूज़ एंड टेरर फाइनेंस वगैरह के मुद्दे। उसके बाद बॉल बाय बॉल कमेंट्री में वही सब काठमांडू में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी गए वगैरह, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कुछ बड़ा निकल के आए तब देखना चाहिए। पेज 11 एक्सप्लेन्ड सीरीज़, वहाँ पर वही वैक्सीन ट्रायल्स और जो बिडेन भारत का रुख क्या रहेगा, लेकिन बॉल बाय बॉल टाइप की चीज़ें हैं। चाइना ने नेगेटिव यील्ड वाले बॉन्ड इशू करे हैं। इकोनॉमी में ये मुद्दा क्या है वो भी मैं कवर करूँगा, लेकिन ऐसे छिटपुट एक एक चीज़ देख के हम
चिंता में आने की ज़रूरत नहीं। अगले साल बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाए उसके बाद मैं एक फ्री लेक्चर सीरीज़ चालू करूंगा जिसका नाम होगा Win21 CSP सीरीज़, जिसमें ये पूरे साल में जितने नए नए अपडेट्स आए हैं वो सारे एक साथ कवर करेंगे। तो अभी इसको एक को देख के उसकी 1 घंटे की वीडियो देखने का कोई चिंता में आने की ज़रूरत नहीं, इतना बड़ा ये है भी नहीं। पेज 12 पे हम जाएँ, इंटरनेशनल रिलेशंस। जो बिडेन अपनी कैबिनेट को सिलेक्ट कर रहे हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जा रहे हैं, ये सब छिटपुट हमारे लिए इतना काम करने छोड़ो इसे। बॉटम पार्ट में दिखेगा एक दो इंटरेस्टिंग खबरें। पहला, फ्रांस के पुराने जो प्रेसिडेंट थे निकोलस सार्कोजी, अब उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने सब पॉलिटिकल करप्शन किया था, जजों को रिश्वत देने की कोशिश करी थी वगैरह। तो इसे देख के एक और मुद्दा मुझे याद आता है कि रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले से ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवा दिया कि जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो तब भी उनके खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई कोर्ट में मुकदमा नहीं हो सकता। यानी कि वो काफ़ी दूर का सोचने वाले आदमी हैं। खैर, लेकिन हमारे लिए इतना काम का नहीं, सिवाय कि आप कुछ और पढ़ने बैठे कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे भारत और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट को कितनी इम्यूनिटी मिलती है। लेकिन मेंस में ये मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक टॉपिक है, कोई बड़ी चीज़ निकल के लगता नहीं। एक ज़माने में फ्रांस सेक्युलरिज्म की बहुत पीपुड़ी बजाता था, लेकिन हाल के समय में उनके मुस्लिम और गैर मुस्लिमों के बीच में तनाव काफ़ी बड़ा है। उसी के बारे में पेज 10 पर एक और दिलचस्प माफ़ कीजिएगा, पेज 12 पे एक और दिलचस्प न्यूज़ ये रही। फ्रांस के एक स्कूल में उनके स्कूल टीचर कुछ डिबेट करवा रहे थे और वहाँ पर एक 10 साल की बच्ची ने कुछ ये कहा कि कुछ उन्होंने बोला जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया या ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करके सोचा गया, और फिर 10 साल की बच्ची को पुलिस 10 घंटे तक उसकी पूछताछ करती है कि आपने आतंकवाद को अपनी जो डिबेट थी उसमें कैसे डिफेंड किया वगैरह। यानी कि एक्सट्रीम टाइप का उस पर सर्वेलेंस मुस्लिमों पर बढ़ रहा है फ्रांस में, सेकुलरिज्म खतरे में है वगैरह। लेकिन अपने लिए इतना काम का नहीं। पेज 13 पर हम जाएँ, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में आज कुछ भी काम का नहीं, क्योंकि वो सभी बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री टाइप की चीज़ें, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र सब चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं कि इकोनॉमी वापस पटरी पे आ रही है, लेकिन वो तो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसी में से हमने अच्छे मुद्दे तैयार करने, ये सब देखने का फ़ायदा नहीं। फिर भारत सरकार ने एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चालू करी थी कि कैसे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत में उत्पादन में बढ़ोतरी हो। उसी के अनुसंधान में एप्पल कंपनी, सैमसंग कंपनी वगैरह भारत में फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन कर रही है। असेंबल इन इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये भी अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं, मेरी Win20 CSP सीरीज़ में मैं एक साथ सब करूँगा, बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखने में टाइम वेस्ट ना करूँ। फिर सेबी के सब टेक्निकल नॉर्म्स हमारे लिए काम के नहीं, प्रमोटर रिक्लासिफिकेशन, मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉट इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि ये RBI की एक पैनल ने कहा था कि NBFC कंपनियों को भी हम लोग बैंक वाला लाइसेंस दे, तो स्वाभाविक है सब इन्वेस्टर ये सोचेंगे कि अभी से ये NBFC कंपनियों के शेयर्स हम खरीद लेते हैं क्योंकि बाद में ये तो बैंक बनेंगे और इनका प्रॉफिट और ये सब अच्छा हो सकता है वगैरह। तो अचानक से उनके शेयर्स के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी आई। लेकिन ये भी बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑन शेयर मार्केट नॉट इम्पॉर्टेंट। तो पेज 13 इकोनॉमी भी ख़त्म। पेज 14 है स्पोर्ट्स, लेकिन आज वहाँ पर कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं। तो यहाँ पर हमारा 24 नवंबर मंगलवार का इंडियन एक्सप्रेस ख़त्म होता है।